हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी पे। तो पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने सिर्फ चार्ज के बारे में बेसिक नॉलेज अब तक ली और चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी हमने देखा। ठीक है, 1-2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे। तो आज हम हमारे एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 1.2, 1.3 है ये अपन करेंगे। ठीक है, इससे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं या आगे का जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है, उसको अच्छे से हम समझ पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.2। तो चलिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.2 है जो वो लिख दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इफ़ 10⁻⁹ कूलम नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, इफ़ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, अगर इतने इलेक्ट्रॉन मूव हों, ठीक है, किसी बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉडीज़ मान लेते हैं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ठीक है भाई, अब यहाँ से 10⁹ इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं एवरी सेकेंड, हर सेकेंड के अंदर। ठीक है, चार्ज 1 सेकेंड के अंदर 10⁹ चार्ज मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं भाई? यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, कितने मूव कर रहे हैं? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आई, 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हर सेकेंड में। क्वेश्चन में दे रखा है टाइम, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो दूसरी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज कितने समय में हो जाएगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, चार्ज के टर्म में इसने पूछ लिया, तो हमको चार्ज के टर्म में ही आंसर देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में नहीं दे सकते। तो हम बात करते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, हमको पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, ठीक है, तो 1 सेकेंड के अंदर मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा। यहाँ पर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 1 सेकेंड, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं लिखूँ चार्ज मूविंग इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज मूव कर रहा है, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर चार्ज अब कहाँ मूव कर रहा है भाई, ये तो पता है ना, ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर। मूविंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तो पर सेकंड लिख सकता हूँ मैं, कूलम पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है, -19 है, यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 9 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो कितना आएगी, 10⁻⁻10। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसी के आगे 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम पर सेकंड, यानी पर सेकंड के अंदर हमको इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, बट हमको कितना फाइंड करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज जब हो जाए इस पर तो कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम ट्रांसफ़र, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, है ना। तो मैंने यहाँ पर देखो ये 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम पर सेकेंड। मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये तो क्या है, कूलम पर सेकेंड है, यानी पर सेकेंड के अंदर इतना कूलम चार्ज जा रहा है ना। और यहाँ पर हमको चार्ज कितना चाहिए, फुल 1 कूलम, तो डिवाइड ही करेंगे ना। ठीक है, डिवाइड करेंगे ना, तो हमने सिंपली डिवाइड करा इसको, यहाँ से कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे को आंसर आने वाला है सेकंड के अंदर। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे फाइनली आंसर हमारे पास आएगा 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बट 10⁻9 सेकेंड जो है वो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना चाहें। अगर कोई बच्चा बोले कि भाई मेरे को तो टाइम जो फाइंड करना है किसके अंदर फाइंड करना है, मिनट्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे 6.25 × 10⁻9 को किससे डिवाइड करेंगे भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। कोई बोले मेरे को तो आवर्स में फाइंड करना है, तो 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स, 60 से और डिवाइड कर दो। कोई बोले मेरे को डेज़ में फाइंड करना है, तो हम बोलो चलो डे से डिवाइड कर दो, डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। अब कोई बोले मेरे को तो ईयर में फाइंड करना है, तो 1 साल के अंदर कितने डेज़ होते हैं, 365। ठीक है, हमने 365 से डिवाइड किया और फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 198 ईयर्स। जी हाँ, 198 ईयर्स
इतने साल लगेंगे हमको। यानी कि अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तब भी 1 कूलम चार्ज को जनरेट करने के लिए उनको लगभग 200 साल लग जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ रही है, बहुत बेसिक चीज़ समझ में आ रही है कि 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, यहाँ से क्या समझ में आया कि 1 कूलम इज़ वेरी लार्ज यूनिट। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इज़ वेरी लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट। ठीक है भाई, क्योंकि हमने देखा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को भी मूव करने के लिए 200 साल लग जाएंगे। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन भी 1 सेकंड में मूव करेंगे, पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तब भी हमको 200 साल लग जाएंगे 1 कूलम चार्ज इस पर जनरेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत लार्ज यूनिट है। और आप आगे भी देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, कि जो यूनिट हमको दे रखी होगी वो यूनिट होगी माइक्रो कूलम। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.3 देखते हैं। हाँ, तो अब ये जो 1.3 एग्जाम्पल है हमारा, ये बहुत सिंपल है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक वाटर के कप के अंदर, एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। देखो, अब हम सोचेंगे पानी के अंदर चार्ज होता है क्या? अरे होता है ना, पानी भी तो एटम से बना हुआ है और उसके अंदर भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके अंदर भी। ठीक है, अब कितना है उनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, लेट 1 कप ऑफ वाटर, लेट 1 कप ऑफ वाटर, मतलब वेट मानना पड़ेगा ना, 250 ग्राम मान लेता हूँ मैं, 250 ग्राम्स है एक कप ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ हमको पता है, ये हमको याद होगी, केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हम जानते हैं ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी कि हर मोल के अंदर, एक मोल वाटर के अंदर 18 ग्राम्स होंगे। ठीक है, और 1 मोल का मतलब कितना होगा? 1 मोल का मतलब हम जानते हैं, एक मोल के अंदर कितना आता है, ये तो हम 9-10 से पढ़ के आ रहे हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 18 ग्राम होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मोल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मोल तो मैंने यहाँ पर ले लिया ना, यानी यहाँ पर बोला मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम। 1 मोल मतलब 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 18 ग्राम, यानी कितने सारे मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? 18 ग्राम। ऐसे मत सोच लेना कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का वेट 18 ग्राम होगा, इतने 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वेट 18 ग्राम होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के अंदर, यानी 250 ग्राम वाटर के अंदर कितने सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या करेंगे हम? देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। वाटर के एक कप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सबसे पहले 250 ग्राम वाटर हमने लिया, कितना वाटर लिया? 250 ग्राम। ठीक है, और एक मोल के अंदर कितने सारे हमारे पास, मतलब एक मोल हमारा 18 ग्राम का है, तो कितने मोल होंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कितने मोल होंगे। तो ये टर्म मुझे क्या बता रही है? कितने मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे एक कप ऑफ वाटर के अंदर। एक कप के अंदर देखो, ये एक कप है वाटर का, उसके अंदर कितने सारे मोल होंगे? कितने सारे मोल होंगे? इसको हम मोल मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये मोल है, कितने मोल हैं ऐसे? तो जितना इसका वेट होगा पूरे वाटर का, डिवाइड बाय हमारे 1 मोल के वेट से ही तो डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर हमको पता चल गया मोल। अब एक मोल के अंदर कितने होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स। तो इतने मोल्स के अंदर 250/18 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो सिंपली 6.02 10 की पावर 23। अरे ध्यान से समझो इस चीज़ को, बहुत सिंपल चीज़ है, कई लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई? ध्यान से समझो। देखो, यहाँ पर हमको बोला है एक मोल के अंदर 18 ग्राम है, टोटल हमारे पास कितने हैं? 250 ग्राम है। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि एक मोल इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। ठीक है, हमारे पास ग्राम कितने हैं? 250 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि 250 ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल होंगे। सिंपली डिवाइड ही तो करेंगे 250 को। अब इसको मत देखो, 250 डिवाइडेड बाय 18, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है, ऐसे मान लो नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है, तो 250/18। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, तो एक मोल के अंदर कितने होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया फाइनली। ठीक है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास वाटर के।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का हर एक जो मॉलिक्यूल होता है ना, क्या होता है वाटर का मॉलिक्यूल, H2O, यानी कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर केमिस्ट्री आएगी भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दोनों के मिलाकर के कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, जल्दी बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन, कम ऑन, क्योंकि 2 इसके इलेक्ट्रॉन 8 इसके इलेक्ट्रॉन। और हम बात करें तो प्रोटॉन कितने होने वाले हैं, 10 ही प्रोटॉन होने वाले हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन को ना मैं E+ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, इजी रहेगा, बार बार प्रोटॉन नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना मास होता है ना, -1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, पॉजिटिव वाला। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो बराबर होंगे। ठीक है, ये नहीं पूछा, ये तो हम बिना सॉल्व करे बता सकते थे, हमसे पूछा हाउ मच, कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर बात करूं नेट पॉजिटिव चार्ज की, नेट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है बराबर ही होता है, तो नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होगा हमारा, वो मैं कैसे फाइंड करूँगा। सबसे पहले तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास वाटर के, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतने तो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 10 हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज। और हर पॉजिटिव चार्ज के अंदर कितना चार्ज होता है, मतलब हर प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, या फिर हर इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये मैंने इसलिए लिखवाया है भाई, याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो हम जब इसको इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो 1.34 × 10⁻7 कूलम आएगा, 1.34 10⁻7 कूलम। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो वो भी इतना ही है, और नेगेटिव चार्ज कितना है, वो भी इतना ही है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर होता है हमारा। क्लियर है, ये समझ में आया। चलो, अब ये जो हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे ना, अभी 2 एग्जाम्पल्स जो हमने देखे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, एग्जाम में हमारे बोर्ड के अंदर अगर आप उठा के देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए थे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं अब कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से लेकर के जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ेंगे तब तक हर टॉपिक के अंदर, हर न्यूमेरिकल के अंदर कहीं ना कहीं इस लॉ की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1785 के अंदर हमारे कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या स्टडी किया, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में उन्होंने जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको स्टडी किया और फॉर्मुलेट किया। ठीक है, पॉइंट चार्जेस क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से। मान लो यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है +Q1, बहुत छोटा सा चार्ज है ना। यहाँ पर मैं दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज, बिल्कुल पॉइंट जैसा, ये जो बिंदी है ना, बिंदी जैसा, बहुत छोटा सा। ठीक है, फिर यहाँ पर है मेरे पास +Q2 चार्ज, ये भी बहुत छोटा सा चार्ज है ना, +Q2 चार्ज। तो कूलम ने स्टडी करा कि जिस तरह से हमने वो पढ़ा था ना पिछली 11th क्लास के अंदर, हमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जी की वैल्यू पढ़ी थी ना, एफ जी, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, याद आ जाएगा, जी m1m2/r², यानी कि कोई भी 2 बॉडीज़ हैं, उन दोनों बॉडीज़ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से हम दे सकते थे। m1 m2 क्या था, उन 2 बॉडीज़ का मास था, और r² क्या था, उन दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस था। तो वहीं कूलम ने भी एक लॉ दिया, बट उसने 2 चार्जेस के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा वो इसने दिया। क्योंकि देखो, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, है ना, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, अट्रैक्शन होता था। बट जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, तो ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। कैसे, ये हमको पता ही है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर वापस लिख देते हैं, लाइक चार्जेस एक जैसे वो क्या करेंगे, रिपेल, और अनलाइक जो है, अनलाइक पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करेंगे,
अट्रैक्ट। ठीक है, तो कूलम ने बोला कि अगर कोई दो चार्ज हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, दो चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लगाएंगे। ठीक है, ये इसने बताया कूलम ने। अब अगर हम देखें, सपोज करो इसको मैंने फर्स्ट चार्ज बोल दिया, इसको सेकंड चार्ज बोल दिया, तो चार्ज फर्स्ट जो है इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, तो हम इसको दे देते हैं फोर्स ऑन 2/1, ऐसे लिख सकते हैं। ये डिनोशन है, मतलब कैसे डिनोट कर सकते हैं हम ये। फिर मेरा चार्ज 2 जो है वो चार्ज 1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, तो उसको मैंने लिख दिया चार्ज ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, सॉरी ये क्या है, फोर्स ऑन 2/1, ये है फोर्स ऑन 1/2, इस तरह से है। ठीक है, तो कूलम ने क्या बोला कि ये जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, वो क्या होगा, देखो साथ के साथ लिखते हैं और समझते हैं। वो उसने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये उसने बोला। तो हम वापस से एक बार अच्छे तरीके से इसको लिख लेते हैं, आप भी साथ के साथ लिख लेना। क्या स्टेटमेंट दिया था कूलम ने, एग्जैक्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of interaction between two static point charges is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, साथ के साथ लिख लो आप लोग भी, कॉमा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम and acts along the straight line joining the 2 points, joining the two charges, लिख लो, the 2 points लिख लो, joining the two charges। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से हमने बताया है। तो यहाँ पर ये समझ में आया हमको कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पर इंटरेक्शन लिखा है। इंटरेक्शन का मतलब क्या हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव नेचर का फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, यहाँ पर स्टैटिक को अंडरलाइन कर लेना, मतलब दो चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए। ठीक है, दोनों मोशन में अगर होंगे, दोनों चार्जेस मोशन में अगर होंगे तो हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी कि देखो अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स मेरे इस तरह से होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। चार्जेस कौन कौन से लिए मैंने, Q1 Q2। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इस तरह से एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही लगेगा भाई, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा, ये बताया। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइंडली लिख दूंगा तो कैसा हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता, कांस्टेंट यहाँ पर भी आएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास हो गई कूलम्स लॉ। क्या हो गई ये हमारे पास, कूलम्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पर K की वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर बार हमको कहीं ना कहीं काम में आएगी, आगे हम देखेंगे। तो K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि, और इसके पूरी की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो अब देखो समझो ये K होता क्या है, K को क्या बोलेंगे यहाँ पर, K की वैल्यू तो मैंने बता दी, नाम नहीं बताया ना। K का नाम है कूलम्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट भाई, कूलम्स कांस्टेंट।
या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है यहाँ पर, कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये होता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और के की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने जो वैल्यू निकाली के की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, या फिर एयर के लिए, वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए। देखो क्योंकि वैक्यूम और एयर की जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग सेम ही रहती है, तो हम दोनों के लिए एक ही वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्स लॉ था। अभी कूलम लॉ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे हमारा, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसमें हम समझेंगे डीपली कि ये जो है एप्सिलॉन नॉट ये क्या है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर किसी को पता है एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो ज़रूर कमेंट में बताना, है ना। और ये कूलम्स लॉ हमने अच्छे से लिख लिया है, आई थिंक ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।